हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं साइंस। तो घटना चक्र की सीरीज में बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस और हिस्ट्री। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है, देख सकते हैं। घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर तरंग गति। तो इसके नोट्स देखते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे को कहते हैं, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संरचित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। और जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगें के उदाहरण है। यांत्रिक तरंगों के प्रकार तो ये होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ होते हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संरचित होने पर माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जिससे उदाहरण के तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। तो और अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संरचित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो है ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण? तो है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी है पराध्वनिकी तरंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये होती है आयन मंडल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो ये है आयनोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो इसको कहते हैं ध्वनि को। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉस्मिक किरणें? तो ऑप्शन ए अवशोषित कण, ऑप्शन बी अनवशोषित कण। तो ये ऑप्शन ए होता है, कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, देखिए यही गलत है, बाकी सब सही है। उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती हैं, ये सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संरचित की जाती हैं, तो ये होती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं तरंग दैर्ध्य को। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ ms -1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है एक्स किरणें को। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो ये है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁻7 m, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है, तो ये होती है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं, तो ये होती है माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि तो क्योंकि होते हैं एंटीना छोटे होते हैं, सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी सही है। इन तीनों सही है तो हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के माध्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न का किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो कौन सी मशीन लाई जाती है, तो एक्स किरणें। तो एक्स किरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स किरण, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं ध्वनि, तो इसके नोट्स देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस आवश्यक होता है। ध्वनि की चाल ध्वनि की उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव्यों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में गमन 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। ध्वनि की चाल की वायु आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, माध्यमों यानी जल, इस्पात, नाइट्रोजन की ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो इसमें होता है पहले नाइट्रोजन, फिर होता है जल, फिर होता है इस्पात। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु ध्वनि का वेग लगभग 331 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये होता है धातु में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, सेम क्वेश्चन है, इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ये इस्पात में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो ये होता है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो यह होगा देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले VA फिर VW फिर VS। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो यह रहेगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि तरंगे तो ये होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध, सही है, ऑप्शन बी होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो ये होता है निर्वात, ऑप्शन बी निर्वात। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो यह है ऑप्शन डी निर्वात। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब एक ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो यह होती है आवृत्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को तो ये किया था ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह होती है 16.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये होता है ऑप्शन बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है? तो ये होता है 330 मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि? स्वयं क्वेश्चन है, ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता है वहाँ पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, तो ये तो नहीं होगी। कथन 2 है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो ये भी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, तो सही है। फिर कथन 2 है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। कथन 3 है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। कथन 4 है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार सभी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, पराश्रव्य में वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सोनोग्राफी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? उसका कारण वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। कथन 1 है, हृदय अपश्रय आवृत्ति पर कंपन करता है, सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं, तो ये गलत है। 2 जहाँ है हटा दीजिए। तो आप कथन 3 है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये सही है। कथन 4 है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार 1, 3, 4 सही होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पराध्वनि जेट की उड़ान में कारण क्या होता है? तो ये होता है ओजोन लेयर में बाधा, ऑप्शन सी। कथन और कारण है 26 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल के निकट मैक संख्या पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, क्योंकि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ई गलत है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वातावरण में ध्वनि को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ऑप्शन बी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसका किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने की शोर से। 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो ये होगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है, तो ये होता है 85 डेसिबल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये कहलाती है 80 डेसिबल से ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होती है, तो ये होती है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है,
जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सिर्फ केवल एक सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो ये किया जाता है केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यह होती है अप्रग्रामी एवं अनुप्रस्थ यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन और कारण। तो अनुरण विशेषतः उड़े बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है, क्योंकि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्तव्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो ये है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा कथन है, स्वर यानी सा की आवृत्ति 256 HZ होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होती है। देखिए उल्टा कर दिया गया है, तो इस प्रकार ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो ये होती है रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। तो ये होती है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है अवरक्त, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है अवरक्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये किया जाता है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। तो ये होता है आयाम मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो यह किया जाता है आवृत्ति आरोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो यह होता है ऑप्शन सी 10 MHz। लास्ट क्वेश्चन है 52, कथन और कारण है। कथन है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में वंकित हो जाती है क्योंकि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ये देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कथन गलत है, कारण सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कथन गलत है और कारण सही है क्योंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती हैं। तो चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो घटना चक्र आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। और इसमें अगर कोई आप लोग RO का अगर तैयारी कर रहे हैं तो RO का टेस्ट चलाया जा रहा है, उसको पढ़िए। और NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ा जाता है। अगर UPSC और RO और UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT बहुत उसका बेस होता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया गया है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।